नमस्कार छात्रों। आज हम आदिकाल की दूसरी रचना बिसलदेव रासो का सामान्य परिचय देखेंगे। आदिकाल के रचयिता हैं नरपति नाहल्ल। नरपति नाहल्ल तथा उनके द्वारा रचित इस रचना का सामान्य परिचय आज हम यहाँ देखेंगे। बिसलदेव रासो पृथ्वीराज रासो की तरह एक रासो काव्य है। यह एक मुग्गेय मुक्तक काव्य है। यह एक विरह काव्य है तथा यह एक वीर काव्य भी है, जिसकी जानकारी आज हम यहाँ संक्षेप में देखेंगे। बिसलदेव रासो, जिसके रचयिता नरपति नाहल्ल हैं। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाहल्ल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो कुछ लोग उन्हें चारण कवि कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हें राजा बताते हैं। एक विद्वान है मोतीलाल मेनारिया। उन्होंने अजमेर के नरपति नाहल्ल और गुजरात के नरपति नाहल्ल, इन दोनों को अलग नहीं माना, एक ही मानते हैं। इनके इस विश्वास का कारण वह बताते हैं कि दोनों कवियों का भाव साम्य पर आधारित वह दोनों को एक मानते हैं, परंतु केवल भाव साम्य पर आधारित दोनों को एक मानना, समकालीन मानना ठीक नहीं है, ऐसा हजारी प्रसाद वेदी जी का कहना है। और उनका मानना है कि अजमेर के नरपति नाहल्ल का समय 1212 है, तो गुजरात के नरपति नाहल्ल का समय 16वीं शताब्दी है। इसीलिए दोनों में एकता स्थापित करना समीचीन नहीं है, ऐसा इनका कहना है। इस प्रकार अजमेर के नरपति नाहल्ल और गुजरात के नरपति नाहल्ल दोनों में अंतर है, परंतु अजमेर के नरपति नाहल्ल का समय 1212 है, इसलिए अजमेर के नरपति नाहल्ल इनकी यह रचना है, ऐसा हम कह सकते हैं। कारण बिसलदेव रासो इस रचना का समय भी वही हमारे सामने आता है। अब हम बिसलदेव रासो इस काव्य के बारे में थोड़ा परिचय देखेंगे। बिसलदेव रासो एक कोमल धर्मी रासक काव्य है, जिससे बिसलदेव रासो रासक काव्य परंपरा की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। कोमल धर्मी रासक काव्य होने के कारण रासक काव्य की प्रतिनिधि रचना है। यह एक गेय मुक्तक काव्य है तथा उत्कृष्ट श्रृंगारिक तथा रोमांटिक रासो काव्य भी है। आदिकालीन गेय रचनाओं में इनका विशिष्ट स्थान भी है। गेय यानी गाने योग्य, इसमें गीतात्मक ढंग से प्रेम काव्य की रचना की गई है। इस रचना की तुलना ढोला मारूरा दुहा इस रचना के साथ की जाती है। इसकी कोटि में इसे रखा जाता है। ढोला मारूरा दुहा हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल का प्रारंभिक या प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें विवाह के उपरांत पति पत्नी के प्रेम के विकास को चित्रित किया है। इस रचना को वीर काव्य की कोटि में भी रखा जाता है, या कभी कभी इसमें विरह रचना होने के कारण इसे वीर काव्य की कोटि में नहीं रखा जाता। बिसलदेव रासो का रचनाकाल। बिसलदेव रासो के रचनाकाल के बारे में विद्वानों में मत भिन्नता दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका रचनाकाल संवत 1212 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास लेखनकार हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका ग्रंथ प्रामाणिक माना जाता है, और उस पर आधारित हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिसलदेव रासो का रचनाकाल संवत 1212 माना है और इसके लिए प्रमाण भी दिया है। वह कहते हैं 1272 मैंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाहल्ल रसायन आरंभी शारदा टूटी ब्रह्मकुमारी। यानी नाहल्ल रसायन, नाहल्ल द्वारा इस रचना का आरंभ हो गया। कब? 1272 यानी 1212। इस प्रकार यह 1212 यह इसका रचना काल का समय माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने राजमती से बिसलदेव का विवाह सिद्ध करने के लिए इसका समय संवत 1058 माना है। तो गौरीशंकर ओझा ने इसका समय संवत
1030 से संवत 1056 तक मानते हैं। लाला सीताराम इसका समय संवत 1272 तथा मिश्र बंधु इसका समय 1220 मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त ने इसकी भाषा के आधार पर इसका रचना काल 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है। इस प्रकार इसके रचना काल के बारे में भिन्नता हमारे सामने आती है, परंतु अधिकतर विद्वानों ने संवत 1212 इसे स्वीकार किया है। बिसलदेव रासो इस ग्रंथ का परिचय अर्थात इसकी कथा वस्तु। बिसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल का एक श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव के साथ तृतीय विवाह और वियोग और पुनर्मिलन की यह कथा है। इस काव्य का प्रारंभ सरस्वती और गणेश जी के वंदना से हुआ है। इसके बाद रानी राजमती और बिसलदेव के विवाह का सुंदर शब्दों में वर्णन हुआ है। उस समय विवाह की रीतियों का भी सरस वर्णन की समय की विवाह की रीतियों का भी सरस वर्णन किया गया है। राजा बिसलदेव को एक नगर दहेज में दे दिया जाता है। विवाह के पश्चात नवविवाहित जब स्वदेश लौटते हैं तब राजमती के सौंदर्य और प्रथम मिलन का भी अप्रतिम वर्णन कवि ने किया है। परंतु एक घटना उस समय ऐसी घटी कि प्रथम मिलन के समय राजमती ने देखा राजा को अपनी शक्ति पर गर्व है और यह गर्व उचित नहीं है, इसलिए राजमती बिसलदेव को टोकती है और बिसलदेव उदास हो जाते हैं। और निश्चय करते हैं कि वह भी उड़ीसा जाएंगे और हीरे के खाने उगा देंगे। राजमती ने उस वक्त बिसलदेव को कहा था, आपके पास आप तो नमक के खाने उगाते हैं, परंतु उड़ीसा के राजा के पास तो हीरे की खाने हैं। इसलिए राजा बिसलदेव विवाह के पहले दिन ही रानी राजमती को छोड़कर उड़ीसा निकल पड़ते हैं, उज्जैन प्रस्थान करते हैं। रानी राजमती उन्हें रोकने का प्रयास करती है, परंतु वह अपने निश्चय पर अड़िग रहते हैं। बिसलदेव के जाने के बाद रानी राजमती दुखी होती है। कवि ने प्रस्तुत काव्य में रानी राजमती के वियोग के वर्णन को विशेष महत्व दिया है। इस प्रकार बिसलदेव रासो एक विरह काव्य है, ये विरह काव्य की कथा है। बिसलदेव रासो 316 छंदों में लिखा गया श्रृंगारिक काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में राजा भोज की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बिसलदेव का विवाह हो जाता है। दूसरे खंड में बिसलदेव उड़ीसा के लिए प्रस्थान करते हैं। तीसरे खंड में राजमती के वियोग का वर्णन है और चौथे खंड में बिसलदेव के वियोग से रानी राजमती के वियोग की अवस्था का चित्रण परंपरागत रूप में किया गया है। इसके चौथे खंड में राजा स्वदेश लौटते हैं और राजा और रानी राजमती का पुनर्मिलन हो जाता है। इस प्रकार 4 खंडों में यह एक विरह गाथा आपके सामने आती है। विशेषतः रानी राजमती के विरह का चित्रण इसमें कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से करने का प्रयास किया है। अब बिसलदेव रासो का काव्य सौंदर्य संक्षेप में देखेंगे। काव्य सौंदर्य मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी काव्य का परिचय 2 रूप में देखा जाता है, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत उस काव्य की कथा आती है, तो कला पक्ष के अंतर्गत वह कथा अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए या कथा अधिक रंजक बनाने के लिए कवि ने कौन से काव्य प्रकारों का प्रयोग किया है, छंद, अलंकार, रस, इनका प्रयोग किस प्रकार किया है, इसका विवेचन इसके अंतर्गत आता है। मैंने पहले ही बताया बिसलदेव रासो मुक्तक काव्य है। यह प्रबंध काव्य न होकर एक मुक्तक काव्य है। यह एक प्रेम काव्य है, विशेषतः विरह काव्य है। विशेषतः विरह काव्य है। इसमें 4 खंड है और 125 छंद है। इसमें अजमेर के राजा बिसलदेव
अजमेर के राजा बिसल देव और रानी राजमती के प्रेम, विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का चित्रण है, जिसमें प्रमुख रूप से राजमती के विरह का वर्णन किया गया है। अतः बिसल रासो का काव्य सौंदर्य अपने आप निखर गया है। वो किस प्रकार? विरह वर्णन। जहाँ विरह होता है वहाँ सौंदर्य अधिक बढ़ता है, और कवि ने विरह वर्णन में बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। बिसल देव रासो एक उत्कृष्ट विरह करता है। कवि ने राजमती के विरह का स्वाभाविक चित्रण किया है। राजा बिसल देव जब रानी को छोड़कर 12 वर्ष के लिए उड़ीसा चले जाते हैं, तब पति के वियोग में राजमती 12 वर्षों के लिए तड़पती रहती है। उसका विरह वर्णन 12 मासा पद्धति पर किया गया है। 12 मासा यानी 12 महीनों में रानी राजमती किस प्रकार विदग्ध रही, इसका चित्रण कवि ने किया है। प्रकृति के माध्यम से यह विरह वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। इसमें संयोग वर्णन नहीं है। राजमती के रूप में रानी के हृदय की व्यथा का मार्मिक चित्रण कवि ने इस काव्य के अंतर्गत किया है। संयोग वर्णन की अपेक्षा जहाँ वियोग वर्णन अधिक होता है, वह काव्य अधिक निखरता है, क्योंकि मनुष्य का प्रेम संयोग की अपेक्षा वियोग में अधिक तप कर सामने आता है। सच्ची परीक्षा वियोग में ही होती है, इसलिए यह काव्य एक उत्कृष्ट विरह काव्य है, ऐसा कह सकते हैं। चरित्र चित्रण। पृथ्वीराज रासो इस काव्य की तरह बिसल देव रासो काव्य में भी चरित्र चित्रण विशेष रूप में हुआ है। यह काव्य रचना है, फिर भी चरित्रों का विश्लेषण या चरित्रों की विशेषताएं इस काव्य के अंतर्गत हमें मिलती है। बार बार हमने बताया है, इस काव्य में मुख्यतः राजमती के वियोग का सजीव और विलक्षण चित्रण किया गया है। कवि का उद्देश्य यह है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा नहीं करना। उनका मूल उद्देश्य है नारी के चरित्र का गुणगान करना। अतः इसके केंद्रीय पात्र के रूप में बिसल देव ने राजमती को लेकर नारी जीवन के प्रति गहरी सहानुभूति चित्रित की है। कवि ने राजमती के माध्यम से नारी जीवन की कोमलता, दीनता और विवशता का चित्रण किया है। राजमती का चरित्र प्रभावशाली बन पड़ा है। उसके चरित्र में एक कुलीन स्त्री का स्वाभिमान भी है। राजमती के रूप में नारी जीवन की वेदना और विवशता को भली भांति कवि ने चित्रित किया है। बिसल देव रासो में आदि से अंत तक राजमती का चरित्र ही प्रखर रूप से उभर कर आया है। यानी स्त्री भावना को, स्त्री संवेदना को, स्त्री जीवन की वेदना को, स्त्री जीवन की विवशता को राजमती के माध्यम से चित्रित कर कवि ने विरह काव्य के अंतर्गत अपनी इस काव्य रचना को विशेष बनाने का प्रयास किया है। इसका कला पक्ष। बिसल देव रासो एक मुक्तक काव्य है। बिसल देव रासो एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक यानी उसके लिए कोई नियम नहीं होते, कोई बंधन नहीं होते। कभी अपनी मर्जी से जिस प्रकार वह चाहता है उस प्रकार वह रचना कर सकता है। अतः ये एक मुक्तक काव्य है। इसमें बिसल देव और राजमती की छोटी सी प्रेम कथा है, परंतु यह प्रेम कथा मुक्तकों में बताई गई है। इसमें 4 खंड हैं, 125 छंद है। संपूर्ण रचना गेय युक्त यानी गाने योग्य है। प्रारंभ से अंत तक एक ही राग है, वह राग है केदार राग। केदार राग में रचना लिखी गई है। गीति काव्य के सभी गुण इसमें मिलते हैं, जैसे संक्षिप्तता, गेयता, भावात्मकता, और यह रचना गेय योग्य है यह बताने का प्रयास कवि ने किया है। इस प्रकार यह रचना गेयता के कारण प्रभावशाली बनी है। इसकी भाषा है, बिसल देव की भाषा अपभ्रंश और हिंदी के बीच की है, जिसे संधि स्थल की भाषा कहा जाता है। अतः इसका मतलब है कि इस भाषा में एक और अपभ्रंशपन है तो दूसरी ओर हिंदीपन भी है।
एक और अपभ्रंशपन है तो दूसरी ओर हिंदीपन भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी भाषा राजस्थानी मानी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसकी भाषा अपभ्रंश से सद्यः विकसित हिंदी का रूप माना है। सद्यः विकसित हिंदी का रूप माना है। इस प्रकार बिसलदेव रासो आदिकाल की एक प्रेम प्रधान काव्य रचना है और हिंदी के आदिकालीन साहित्य की एक प्रामाणिक रचना है। पृथ्वीराज रासो की तरह इस रासो ग्रंथ का भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक स्थान है। यहाँ बिसलदेव रासो का परिचय समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना। धन्यवाद।